Tyndall effect. The best example of Tyndall effect is fog. The best example of Tyndall effect is fog. फिलहाल तो फॉग के बारे में हम बाद में समझ लेंगे, अपने आप ही हमको समझ में आ जाएगा. बट द डील इज कि इस टिंडल इफेक्ट को, ये हैशटैग भी चलता है, हैशटैग टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टिंडल इफेक्ट की सारी बेसिक्स मैं आपको समझा देता हूं, आप बस ठीक से समझते रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा. मैं सनलाइट की बात कर रहा हूं. सन से जो लाइट आ रही है, सनलाइट की मैं बात करूं तो सनलाइट, ये सन है, सन से सूरज की किरणों निकल रही है, सनलाइट है. सनलाइट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये ईएम वेव्स का एग्जांपल होता है. और दुनिया में जितने भी ईएम वेव्स हैं उनके अगर हम नाम लेना, उनका नाम लेना चाहें तो वो सारे के सारे नाम भी हमने लिख रखा है कि सूरज से निकलने वाली किरणों के पास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो प्राइमरीली इतने ही तरह के होते हैं. रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज. These all are the name of electromagnetic radiations which include into the sunlight. इन सभी रेडिएशंस से हम ज्यादा नहीं कुछ सीख पाते हैं क्योंकि ये विजिबल नहीं होती है. They are not visible to our eyes. We cannot see the ultraviolet, we cannot see the infrared, we cannot see the cosmic rays, we cannot see the gamma rays. तो जो हम जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे या विजिबल लाइट पे या सनलाइट पे फोकस करते हैं वो विजिबल रेडिएशंस होता है. विजिबल रेडिएशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि विजिबल रेडिएशन पॉसेस 7 कलर्स, और बहुत पॉपुलरली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम विबग्योर बोलते हैं, VIBGYOR. And that visible radiations consist of 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. समझ में आना चाहिए कि इसका जो वेवलेंथ होता है, रेड का वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और वायलेट का वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा. यहां पे रेडियो वेव्स जो होंगे उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, यानी वेवलेंथ के क्रम में हमने इन रेडिएशंस को सजा के रखा है आपके सामने. तो हालांकि सनलाइट में सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, लेकिन एज फार एज आवर स्टडीज आर कंसर्न तो हम उस पे केवल विजिबल रेडिएशंस की बात करते हैं. वो विजिबल रेडिएशन सन से निकल के जाके किसी मच्छर से टकराए, हम दौड़ रहे हैं और सामने कोई मच्छर आ जाए तो क्या मच्छर की वजह से हम रुकेंगे? नहीं, मच्छर को अपने रास्ते से हटना पड़ेगा. तो अगर सनलाइट के रास्ते में कोई छोटे मोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं तो सनलाइट उनको क्रॉस कर जाएगा, उनको अपनी जगह से धक्का मार के हटा के वो पास कर जाएगा. इतनी बात आपको समझ में आ रही है? सनलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कितनी तरह की होती हैं? ये सारी तरह की मैंने आपके सामने मेंशन कर रखी हैं. इन सभी रेडिएशंस की हम स्टडी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सर हमारी आंखों को केवल विजिबल रेडिएशन दिखाई पड़ती हैं. विजिबल रेडिएशन का क्या हालचाल है सर? 7 रेडिएशंस होते हैं, 7 वेवलेंथ के कलर्स यहाँ पे हमको दिखाई पड़ती हैं. उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम आगे मूव ऑन करें तो अगर वही सनलाइट, विजिबल लाइट, आप समझ लो कि विजिबल लाइट अगर किसी बिगर साइज पार्टिकल के साथ, ये विजिबल लाइट है, दिस वन इज विजिबल लाइट. अगर ये विजिबल लाइट, सनलाइट किसी बिगर साइज पार्टिकल से टकरा रही है, कोई भी पार्टिकल, रैंडमली दुनिया का कोई भी पार्टिकल है, अगर किसी भी पार्टिकल से सनलाइट, विजिबल लाइट टकराएगी तो ये पार्टिकल क्या करेगा, क्या कहानी शो करेगा, इसको समझ लो. इस पार्टिकल को किसी चैप्टर में हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास. अगर आपने ब्लैक बॉडी आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि कोई भी जो परफेक्टली ब्लैक ऑब्जेक्ट होता है वो दुनिया के हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पूरा एब्जॉर्ब करता है और समय आने पे पूरा रिलीज कर देता है. तो इसको भी कम ज्यादा आप ब्लैक बॉडी ही मान सकते हो. और इस ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी हमेशा क्या करता है? ब्लैक बॉडी का काम ही है कि इसके ऊपर जो भी लाइट पड़े उसको एब्जॉर्ब कर ले, और केवल एब्जॉर्ब करेगा कि वो एमिट भी करेगा. अबे तेरा छत जो है वो केवल हीट को एब्जॉर्ब करता है या हीट को रिलीज भी करता है? अरे 12 और 2 बजे दोपहर तक तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है अगर छत पे रहते हो, और 2 बजे के बाद वो क्या करता है? वो हीट एमिट करना शुरू करता है. तो अगर ये ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली एमिट भी करेगा.
तो यहां पे हम बात करते हैं कि सनलाइट जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो बड़े ऑब्जेक्ट को 2 मिनट के लिए हम कह दें कि वो एक तरह से ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। और ब्लैक बॉडी क्या होती है? इट इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, तो इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जब एमिट करेगा, जब बाहर निकालेगा, तब क्या होगा? तो देखो, जो लंबी कूद कूदते हैं, अगर मैं एथलीट हूं और मैं ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सारी कूद होती है, आपको समझ में आता है। तो अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस का कूदना आसान लगता है तो मैं क्या करूंगा? या मैं लंबी छलांग मार सकता हूं, और लंबी छलांग का मतलब है डायमीटर। डायमीटर किसका याद है इसमें? यहां पे हम देखें तो रेडियो वेव्स का, और यहां पे देखें तो रेड वेवलेंथ का याद है। तो रेड वेवलेंथ ज्यादा है, रेड लाइट, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, यानी वो ज्यादा छलांग मार सकता है। यानी विजिबल रेडिएशंस जब इस पार्टिकल से टकराएंगे तो हो सकता है विजिबल रेडिएशंस का रेड लाइट जो है इस पार्टिकल को क्रॉस कर जाए। क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। यानी रेड लाइट जो है वो अगर इसको क्रॉस कर गया, एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब के साथ साथ उसने वो भाई उसका लेंथ ज्यादा है, लंबी छलांग लगाई, वो क्रॉस कर गया। इनफैक्ट एक नहीं तो 2 बार कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो ऐसे कर लो, ये इसके अंदर गया, और फिर ऐसे कर लो, ये बाहर गया, ये बाहर गया। एक रेडिएशन, एक वेवलेंथ है, दूसरी वेवलेंथ है। तो जो लंबी छलांग लगा सकते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। तो उसको मैं लर्न करने के लिए आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में रहे। तो जनरली जब सनलाइट किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो वो बड़ा ऑब्जेक्ट सारी लाइट को क्या करेगा? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, उसको बाद में एमिट भी करेगा। और जब एमिट करेगा तो ध्यान रखना, इधर से लाइट आई और इधर से लाइट निकल रही है। तो जिधर से लाइट निकल रही है, अगर हम उधर जाके अपनी आंख को करें पास में, एकदम पास में, तो जाहिर सी बात है हमको कौन सा कलर दिखाई पड़ना चाहिए? रेड। रेड इज ए सिंबॉलिक इंडिकेशन कि ग्रेटर वेवलेंथ का कलर आपको इस साइड दिखाई पड़ना चाहिए। ग्रेटर वेवलेंथ का कलर आपको इस साइड में दिखाई पड़ना चाहिए। ग्रेटर वेवलेंथ का कलर इस साइड में आपको दिखाई पड़ना चाहिए। यहीं पे मैं कलर की भी बात करूंगा, सो यहाँ पे ध्यान रखिए। तो लाइट जब किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट से पास होती है तो पहले बड़े ऑब्जेक्ट उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद अपने अंदर की एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मैंने बताया इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी आल्सो। तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। जब एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे तो ग्रेटर वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं वो इधर की तरफ मूव कर जाएंगी, वो पास कर जाएंगी जस्ट इन अपोजिट वे। और बाकी जो छोटी वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं उसको वो इस तरह से एमिट करता है। यानी ये 2 तरह की लाइट वो एमिट कर रहा है। ये अगर हम देखें तो अपने साइड में, इधर के साइड में ये शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है, और अपने अपोजिट साइड में ये लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है। अगर हम ये पार्टिकल है, अगर इस पार्टिकल के परपेंडिकुलर यहां से आके देखेंगे तो हमें इसका कलर ब्लू दिखाई पड़ेगा। इट मे बी ग्रीन आल्सो, इट मे बी वायलेट आल्सो, इट मे बी इंडिगो आल्सो। यहां से जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो हमेशा 60 वेवलेंथ की रेडिएशन होंगी, और वही कलर हमको दिखाई पड़ेगा अगर हम 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम इसको देखें तो। लेकिन अगर इसके पीछे जाके देखेंगे, यहां से देखेंगे, तो हमको कौन सा कलर दिखाई पड़ेगा? रेड कलर दिखाई पड़ेगा। हायर वेवलेंथ की कलर यहां पे हमको दिखाई पड़ेंगी। अगर बहुत दूर जाके हम देखेंगे तो, अगर हम बहुत दूर जाके देखें तो समझ में आना चाहिए, इतनी बेवकूफी मत करो। यहां पे क्या होगा, ऐसे पार्टिकल जो बहुत दूर हैं उन तक ये लाइट पहुंच ही नहीं पा रही है, तो वो एमिट क्या करेंगे? तो बहुत दूर के बाद यहां पे आपको केवल डार्क दिखाई पड़ेगा, कोई कलर दिखाई नहीं पड़ेगा। थोड़ा समझ में आना चाहिए, डिटेल में समझ में आना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने यहाँ पे टिंडल इफेक्ट के दौरान समझाया कि सनलाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हिच इज ऑब्वियसली ए काइंड ऑफ एनर्जी, जिस चैप्टर्स में आप पढ़ते हैं। और उसमें हम देखें तो उसमें इतने सारे रेडिएशंस ही मौजूद रहते हैं, सभी रेडिएशंस की हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। हायर क्लासेस में आप इसको करोगे, आप 11-12 में फोकस करते हो विजुअल रेडिएशंस पे, और विजुअल रेडिएशंस में ये जो साफ कलर दिखाई पड़ते हैं इन्हीं के रिस्पेक्ट में हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर इस सनलाइट की बात करें तो वो किसी छोटे ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत छोटा है, मच्छर की तरह है, उस मच्छर से अगर वो पास होगा तो मच्छर को तितर बितर कर देगा, हटा देगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, और सीधे बगैर किसी चिंता के, बगैर किसी डेविएशन के सीधे पास हो जाएगा, मूव ऑन कर जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा।
ठीक ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, अगर आप समझ सके तो ये हमने यहाँ पे डब्बे में पानी रखा है और पानी में नमक घोल लिया है। नमक का घोल जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो सनलाइट जब नमक के घोल से पास करती है तो सीधे सीधे लाइट पास कर जाती है, ना तो लाइट का पाथ दिखता है, समझाएंगे नहीं समझ में आ रहा तो, ना तो लाइट का पाथ दिखता है ना कुछ, वो सीधे लाइट जो है वो इस ट्रू सॉल्यूशन से पास हो गया। आप खुद ही यार क्या करो, नमक का घोल लो और उसमें टार्च जला के देख लो, मोबाइल का फ्लैश लाइट लगा के देख लो, सीधे सीधे पूरी लाइट जो होती है उस सॉल्यूशन से मूव कर जाती है, पास हो जाती है, अगर वो प्योर वाटर है तो। अब हमने यहां पे क्या किया है, व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, यहां पे इस जगह पे हमने एक डब्बे में कोलोइडल सॉल्यूशंस लिए हैं, माने पानी में ऐसे पार्टिकल्स को हमने डाल दिया है जिसका साइज बहुत क्या है, बड़ा होता है। तो जब इसका साइज बहुत बड़ा होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो सनलाइट है, ये जो सनलाइट है, दिस वन इज, यहां पे भी अब मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जो सनलाइट है जब बिगर साइज पार्टिकल पे पड़ेगा तो बिगर साइज पार्टिकल सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर वेवलेंथ को इधर पास कर देगा और लोअर वेवलेंथ को इधर पास कर देगा। इधर से हम देखेंगे तो कुछ कलर दिखेगा, इधर से हम देखेंगे तो कुछ कलर दिखेगा। लेकिन अगर वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो अब वो पार्टिकल्स उतने ज्यादा लाइट को पा ही नहीं पाएंगे, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस के बाद ये डार्क दिखेगा, ये अंधेरा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नहीं है, अगर मान लो यहीं तक ही है, तो हमको ये कलर, ये यहाँ पे इस जगह पे हमको रेड भी दिख सकता है, रेड कलर भी दिख सकता है। इधर हमको ब्लू दिखेगा, इधर हमको क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। मेरी बात होपफुली समझ में आई आपको, होपफुली मेरी बात आपको समझ में आई कि जब हम बात करते हैं सनलाइट की, तो सनलाइट किसी छोटे पार्टिकल्स पे जब पड़ेगा तो छोटे पार्टिकल मच्छर की तरह होते हैं, वो बिखर जाएंगे, उन छोटे पार्टिकल से सीधे सनलाइट क्रॉस कर जाएगा। जब बड़े पार्टिकल्स पे पड़ेंगे तो बड़ा पार्टिकल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा उस लाइट को, और वो फिर ट्रांसमिट करना शुरू करेगा। ये सारे ग्रीन, ब्लू, येलो, वो सारे जो है वो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस बोलते हैं, चाहे इधर निकल रहा हो चाहे इधर निकल रहा हो, सभी को हम ट्रांसमिटेड रेडिएशंस बोलते हैं, ट्रांसमिटेड रेडिएशंस बोलते हैं, या स्कैटर्ड लाइट बोलते हैं। ये लाइट स्कैटर कर रहा है। अब ये पार्टिकल एब्जॉर्ब कर चुका था रेडिएशंस को, और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने हिसाब से अब ये लाइट को स्कैटर कर रहा है, तो इसको हम स्कैटर्ड रेडिएशंस बोलते हैं, ट्रांसमिटेड रेडिएशंस बोलते हैं। तो कोई भी बिगर साइज पार्टिकल्स जब लाइट को स्कैटर करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को निकालता है, तो उसी की वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। अब बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स जो अगर यहाँ पे हैं, तो ये क्या करेगा, इससे टकराएगा, यहाँ पे बिल्कुल ग्लो हो जाएगा, यहाँ पे ग्लो हो जाएगा, यहाँ पे ग्लो हो जाएगा। इनफैक्ट सिग्मॉन्डी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ZSIG यहां पे अगर हम बात करें तो ये सिग्मॉन्डी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इस टिंडल इफेक्ट को, जिसको हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। और उस को ऑब्जर्व करने के दौरान जब उन्होंने अपने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, तो सिंपली ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे, दे सिंपली लुक्ड लाइक स्टार, टाइनी स्टार, सन, स्टार, क्योंकि जब लाइट उन पे पड़ती है तो फिर वो उनका अपना एक ग्लोइंग होता है, और उस ग्लोइंग की वजह से अब ये पूरे कोलाइडल सॉल्यूशन में ये पूरा पाथ क्या हो जाता है, विजुअलाइज हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टिंडल कोन। क्या बोलते हैं उसको, टिंडल कोन। क्या बोलते हैं उसको, टिंडल कोन। क्या बोलेंगे, टिंडल कोन। लेक्चर के लास्ट में मैं कोशिश करूंगा आपको कि इसको मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दूं कि टिंडल कोन कैसे दिखाई पड़ता है। वैसे आपने बहुत बार देखा होगा यार, आप एक काम करो, घर में डेटॉल रखा हुआ है, उस डेटॉल को लो, पानी में घोल दो, कुछ इस तरह से। मेरे पास फ्लैश लाइट अभी है नहीं, वरना मैं दिखाता आपको। अगर इसमें आपने डेटॉल को घोल दिया है और यहाँ पे आप इस मोबाइल के लाइट को, फ्लैश को आप यहाँ पे रखोगे, तो आपको यहाँ पे एक कोने की तरह का एकदम कोन CONE कोनिक पाथ आपको
लाइट का विजुअलाइज होगा। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे लाइट जो है वो कोनिकल रास्ते से गुजर रही है। वो जो कोनिकल पाथ इल्यूमिनेट हुआ है वो इसीलिए इल्यूमिनेट हुआ है क्योंकि अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, इसलिए वो पूरा स्कैटर्ड पाथ विजिबल हो रहा है। एंड दैट पाथ इज स्पेशली कॉल्ड एज व्हाट? टिंडल कोन। उसी को हम टिंडल कोन बोलते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज टिंडल कोन। तो होपफुली आपको पूरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्या होता है, कैसे सीन होता है। अब मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं, टिंडल इफेक्ट पे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होता है या होगा कि टिंडल इफेक्ट क्या है? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? अच्छा ठीक है, टिंडल इफेक्ट नहीं समझ में आता है तो दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, व्हाट इज टिंडल कोन? टिंडल कोन क्या होता है? व्हाट इज टिंडल कोन? तो टिंडल कोन का मतलब आप बोलोगे विजिबल कोनिक पाथ ऑफ लाइट। विजिबल कोनिक पाथ ऑफ लाइट। ये जो कोनिकल पाथ है लाइट का, जो किसी सॉल्यूशन के अक्रॉस हमको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टिंडल कोन। दैट इज कॉल्ड एज टिंडल कोन। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस टिंडल कोन? ये विजिबल पाथ ऑफ लाइट का कारण क्या है? व्हाट इज कॉज ऑफ दिस? Can you please tell? The cause of this is what? Scattering of light. Scattering of light. और ये लाइट की स्कैटरिंग छोटे पार्टिकल करेंगे या बड़े पार्टिकल करेंगे? बोलो भाई, छोटे पार्टिकल करेंगे या बड़े पार्टिकल करेंगे? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय बिगर पार्टिकल्स। बिगर पार्टिकल में भी कौन से पार्टिकल? बिगर पार्टिकल का मतलब आपको समझना होगा कि बिगर पार्टिकल का मतलब होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या? कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो जिस पार्टिकल को बिगर मैंने दिखाया है उसी को हम क्या कह सकते हैं? दैट कैन आल्सो बी सेड एज ए कोलॉइड्स या कोलॉइडल पार्टिकल्स। इसका साइज रेंज हमेशा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। तो व्हाट इज टिंडल कोन? यू अंडरस्टूड? द विजिबल कोनिक पाथ ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ दिस टिंडल इफेक्ट इज एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो विजिबल कोनिक पाथ ऑफ लाइट इज सिंपली व्हाट वी कॉल एज टिंडल कोन। व्हाट इज द कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्यों पाया गया? ये विजिबल कोन क्यों पाया गया? जस्ट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द बिगर साइज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड। बिगर साइज पार्टिकल्स ऑफ व्हाट? कोलॉइड। बिगर साइज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड। ओके, होप यू अंडरस्टूड। now we'll come to the third part and third part will be color. ये तीसरी प्रॉपर्टी होती है कोलॉइडल सॉल्यूशंस के पास, यानी हर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन का अपना एक स्पेसिफिक पेक्यूलियर कलर पाया जाएगा और वो कलर भी अजब गजब तरीके का होगा। किसी एंगल से देखोगे तो कुछ और, किसी एंगल से देखोगे तो कुछ और। द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम कलर को भी पढ़ते हैं। कलर इज आल्सो प्रॉपर्टी। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशंस का कलर कैसा होगा अब आपको समझ में आ गया होगा इतने सारे डिस्कशन के बाद, कि कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं और यहां पे इनफैक्ट मैं लेके बात करूं यहां पे, तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अगर लाइट इधर से जा रही है, लाइट इतना नहीं समझते हो, लाइट आ रही है, जाए टकरा गई, लाइट टकराई, और यहां से अगर हम अब देखें, इस जगह से देखें, तो हमको ये कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे दिखना चाहिए? सर अगर थोड़ा पास से आप मतलब अगर ये थोड़ा कम होता और पतला होता तो शायद आपको रेड दिखाई पड़ता। कोई जरूरी नहीं है रेड, थोड़ा ऑरेंज भी दिखाई पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी वेवलेंथ ज्यादा मात्रा में इधर निकल रही है। तो सर अगर लाइट इधर से आ रही है और आप इधर से देख रहे हैं, तो ये यहां पे या तो आपको रेड दिखाई पड़ेगा या ऑरेंज दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बहुत थिक है तो लाइट इस कोलॉइडल सॉल्यूशन से एकदम से इधर पास ही निकल पाएगा और फिर हमको दिखेगा क्या कि एकदम डार्क है, जैसे फॉग में होता है, सामने वाले की लाइट दिखाई नहीं पड़ती है,
क्योंकि घना कोहरा घना होता है कि लाइट वहीं पे स्कैटर करके रह जाता है और आगे वाले पार्टिकल्स को ट्रांसमिट नहीं करता है। तो बहुत दूर से देखोगे तो डार्क, गुप अंधेरा, थोड़ा पास से देखोगे तो रेड। अच्छा हाँ, अगर मैं इसी लाइट को यहां से देखूं, अब बोलोगे सर यहां पे तो पूरी लाइट ही लाइट है लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे बेवकूफ, पर्टिकुलर लाइट के पाथ को ट्रेस करना, ठीक है। यहां पे तो चारों तरफ से लाइट है, इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी लाइट आ रही है, हर तरफ से लाइट आ रही है। आपको लाइट को पास कराना होगा, किसी एक तरीके से डेंस लाइट को पास कराना होगा। लेजर लाइट वगैरह ले लो, बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उसको भी देख लो। तो आपको समझ में आता है कि यहां से पहली दफा पास से आओगे तो आपको रेड या ऑरेंज दिखाई पड़ेगा, दूर जाओगे तो डार्क दिखाई पड़ेगा अगर लाइट इधर से आ रही तो। इधर से आप देखोगे तो कलर क्या होगा सर, इधर 60 रेडिएशन जो होती है एमिट होती है, और 60 वेवलेंथ की रेडिएशन जैसे इंडिगो, ब्लू, ये सब होता है। तो समझ में आया कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पास कैरेक्टरिस्टिक्स कलर होते हैं, वो कलर एंगल के हिसाब से डिपेंड करते हैं। जस्ट 180 डिग्री एंगल पे आप देखोगे तो हायर वेवलेंथ के लाइट मिलेंगे, और जस्ट 90 डिग्री एंगल या इसके थोड़ा सा 60-45 चले जाओगे तो वहां पे ब्लू इंडिगो दिखेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपने समझ लिया है तो हमको एक क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाई स्काई लुक्स ब्लू? ये क्वेश्चन ही वाहियात है। स्काई केवल ब्लू होता है क्या सर? कभी येलो होता है, कभी गोल्डन होता है, कभी कभी डार्क भी होता है। बिकॉज डिपेंड करता है कि किस तरह की लाइट स्कैटर हो रही है, कौन से वेवलेंथ की लाइट ज्यादा मात्रा में निकली है। जिस वेवलेंथ की लाइट ज्यादा मात्रा में निकलेगी बादल का वही कलर होगा। लेकिन कॉमन सेंस है, अमूमन स्काई इज ब्लू, दैट्स व्हाई यू कंसीडर इट एज ब्लू। समटाइम इट लुक्स व्हाइट आल्सो। तो कलर चेंज हो सकता है, बट अगर हम बोलें, हम क्वेश्चन बनाने के लिए पूछें व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, कैन यू प्लीज टेल मी? सर स्काई इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। एयर के बीच में वाटर के ड्रॉपलेट्स, कोलाइडल ड्रॉपलेट्स फैले होते हैं। जब इस पे लाइट पड़ती है तो इधर जो है निकलती है, जो हमारी आंखों पे जो लाइट स्कैटर होकर पड़ती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट पड़ती है, इसलिए हमको स्काई ब्लू दिखाई पड़ता। और अगर हम बादलों के ऊपर चले जाए तो, अगर बादलों के ऊपर चले जाए, भैया स्काई डाइविंग किए होगे आप, एक तो बगल में नेपाल है, कभी आओ पोखरा घूमने, हवाई जहाज से पूरा एवरेस्ट दिखाता है। अगर कहीं गलती से बादलों के ऊपर चले गए या अच्छा खासा बादल हुआ तो आपको समझ में आएगा यार वो कैसा होता है, गोल्डन होता है, येलो होता है। या फिर अगर बहुत ऊपर चले जाओगे तो वो तो मैं नहीं गया हूं अभी तक, देन यू विल सी द डार्क। नीचे सब कुछ क्या है, डार्क है। तो होपफुली यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और उनमें भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टिंडल इफेक्ट एंड द कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। Now we will start with the charge. अब हम देखेंगे चार्ज का क्या प्रभाव पड़ता है या कैसे चार्ज पाया जाता है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर। इस चार्ज को समझने के लिए पहले चार्ज, आई एम जस्ट गोइंग टू लर्न चार्ज ऑन द कोलाइड्स, चार्ज ऑन द कोलाइड्स, चार्ज ऑन द कोलाइड्स। कोलाइडल पार्टिकल चार्ज कैसे डेवलप करते हैं, इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस और दूसरे को बोलते हैं लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। जब लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं पानी में तो इसको लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं, एग्जांपल प्रोटीन सॉल्यूशन। और जब लायोफोबिक कोलाइड्स पानी में डिस्पर्स होते हैं तो सॉल्यूशन को लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी यहां पे ये पानी है, वाटर है, दिस वन इज वाटर, वाटर में ये कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स हैं, ये कोलाइडल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं लायोफिलिक। वाटर में ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें वाटर है, पार्टिकल्स हैं, वाटर है, पार्टिकल्स है, ये पूरा सॉल्यूशन है। लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स, which when dissolved into water will form the lyophilic colloidal solution। इसको क्या बोल रहे हैं, लायोफोबिक कोलाइडल पार्टिकल्स, which when dissolved into water will be called as लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस और लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं।
पहले तो ये हम समझ लें कि कोलॉइडल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये जो लायोफिलिक कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, इनके बारे में हम पूछें तो लायोफिलिक कोलॉइडल पार्टिकल्स की साइज बहुत बड़ी है, और कहीं आपने ये बात समझ रखा है कि जब पार्टिकल की साइज बड़ी होती है तो उसमें इंटरेक्शन अच्छा होता है, अच्छे लोग का व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है, जल्दी घुल मिल भी जाते हैं। तो अगर यहाँ पे करें इन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल की साइज बड़ी है तो यार इसमें और इसमें अच्छा खासा आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है, जिसकी वजह से आपस में पास पास आके चिपक सकते हैं। चिपकने की वजह से और हैवी हो जाएंगे तो ग्रेविटी का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा और ये नीचे बैठ जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। तो अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, चाहे लायोफिलिक पार्टिकल्स हैं चाहे लायोफोबिक पार्टिकल हैं, एक बात तो हमको समझ में आनी चाहिए कि पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है और बड़ा होने की वजह से खतरा हमेशा मंडरा रहा है। कभी भी अगर ये गलती से भी आपस में पास आ गए, इसमें अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप हो गया, पास आ गए तो ये चिपक जाएंगे तो पहले दो चिपकेंगे, फिर तीसरा चिपकेगा और बड़ा पार्टिकल बन जाएगा जिसको फ्लॉक्स बोलते हैं, झुंड, ठीक है। और वो धीरे धीरे नीचे प्रेसिपिटेट या कोगुलेट कर जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यार ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ऑलरेडी इनमें साइज इतनी बड़ी होती है कि हमेशा इसके जमने का, प्रेसिपिटेट होने का, कोगुलेट होने का डर रहता है। तो ये डर नहीं चाहिए हमको, हम चाहते हैं कि ये डर ना रहे, कोलॉइडल सॉल्यूशंस हमेशा सॉल्यूशन के फॉर्म में रहे, पार्टिकल डिस्पर्स रहे हमेशा। तो उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस में क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये पार्टिकल्स आपस में ना जुड़े तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, या तो इसके चारों तरफ वाटर की लेयर बहुत अच्छी बना लीजिए। आपको पहले ही बताया जा चुका है, लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, फिलिक का मतलब होता है लविंग। यहां पे ये सॉल्यूट पार्टिकल, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो उसमें और वाटर में दोनों सेम नेचर का है, दोनों में प्यार है, गले लगा के रहेंगे साथ साथ। तो यहां पे अपने ही नेचर की वजह से, अपने ही दोनों में सेम नेचर पाया जाता है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज, और सेम नेचर की वजह से ही यहाँ पे पानी का एक अच्छा खासा मोटा सा लेयर इसके ऊपर पाया गया। और इसी की वजह से अगर यहाँ पे इसी के बगल में कोई दूसरा पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल होगा, तो अब वो दूसरा कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो इस पार्टिकल के साथ नहीं इंटरेक्ट कर पाएगा क्योंकि इसके पास भी वाटर की लेयर है। तो ज्यादातर लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस में डीपी और डीएम का नेचर सेम होने की वजह से डीएम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि डीएम डीपी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव घेरा बना लेता है और उस घेरे की वजह से अब ये दोनों पार्टिकल्स आपस में पास नहीं आ पाते हैं। लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में, जिसमें पार्टिकल्स का और कॉन्टिन्यूअस मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम का नेचर सेम होने की वजह से ये डिस्पर्सन मीडियम खुद मदद करता है कि वही कोलॉइडल पार्टिकल्स के चारों तरफ आके वो चिपक जाए, एडजॉर्ब हो जाए, जिसकी वजह से थिक लेयर बन जाए, और उसी थिक लेयर की वजह से अब ये दोनों पास आने से डरते हैं या नहीं आ पाते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा डिस्पर्सन मीडियम ही इनको प्रोटेक्ट करेगा, इनको मिलने से रोकेगा। अगर इस प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन ये पॉलीमर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। एक एग्जांपल ले लें अमीनो एसिड का तो ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हमने यहां पे बना रखा है कि देखो भाई, कोई भी अमीनो एसिड होगा तो कोई भी अमीनो एसिड में ये और ये 100% पाए जाएंगे, ये बदलता रहता है। 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए चौथी वैलेंसी पे अलग अलग चीज होती है। कभी यहाँ पे H होगा, कभी CH3 होगा, कभी CH2 CH3 होगा, यानी हाइड्रोकार्बन चेन चौथी वैलेंसी चेंज होती रहती है। उसी के आधार पे 20 तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों हमेशा एक जैसे होते हैं किसी भी दुनिया के अमीनो एसिड में। तो अगर हम बात करें, ये जो अमीनो एसिड होता है इसमें एक एसिडिक ग्रुप है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और यहाँ पे एसिड इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसके पास एक एसिडिक ग्रुप है और दूसरा इसके पास एक अमीन ग्रुप है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। द ऑर्गेनिक एसिड व्हिच कंसिस्ट ऑफ एसिडिक ग्रुप एज वेल एज अमीन ग्रुप आर कॉल्ड एज अमीनो एसिड। तो इसके पास एक अमीन ग्रुप है और इसके पास एक एसिडिक ग्रुप है, दोनों ग्रुप जो है वो इस अमीनो एसिड के पास पाए जा रहे हैं, जो आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो अमीनो एसिड के बारे में नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे, पढ़े ऑलरेडी पढ़ रखे हो तो मेरा सैल्यूट।
अमीनो एसिड पानी में जब घोलोगे तो अमीनो एसिड ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटेराइन। देख लो स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, ZWITTER, ZWITTER, ज्यूटेराइन के फॉर्म में। किसी भी अमीनो एसिड को जब भी आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो अमीनो एसिड पानी में कुछ इस तरह से टूट जाएगा, बताते हैं, ठीक है, कि वो हमेशा ज्यूटेराइन के फॉर्म में पाया जाएगा। अब ज्यूटेराइन क्या होता है समझ लो, ये एसिडिक ग्रुप है, आपको पता है पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड टूट जाएगा, H+ निकल जाएगा और यहाँ पे एनायनिक रेडिकल बन जाएगा। और ये बेसिक ग्रुप है, ये बेस है, ऑलरेडी दिख रहा है इसके पास लोन पेयर है। तो अगर ये H+ यहां आ गया और यहां आके यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा तो कोई बुरा है क्या? तो हमेशा जब भी किसी अमीनो एसिड को आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो उस अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और रिलीज होने के बाद वो आके इस अमीन ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर जाता है और फाइनली अमीनो एसिड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज पाए जाते हैं। तो अगर कोई प्रोटीन है, प्रोटीन के पास ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है तो वी कैन से इट ना, भाई सांप की तरह है, मान लो ये अंदर की तरफ घुस गया, केवल यही बाहर है, तो वी कैन राइट लाइक दिस ना, भाई लंबे पार्टिकल्स होते हैं यार भाई प्रोटीन के। अब प्रोटीन के लंबे पार्टिकल्स है तो नेगेटिव पार्टिकल्स को अंदर आपने क्या कर दिया, ट्रैप कर लिया, उसको किसी कैटायन के साथ आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, या नहीं भी किया तो वापस में उसको किसी तरह से बैलेंस कर लिया। तो इसका मतलब है लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में 90-99% कोलाइडल पार्टिकल्स प्रोटेक्टेड होते हैं सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम की लेयर से। वही लेयर इनको जुड़ने से रोकती है, वही लेयर इनको चिपकने से रोकती है। लेकिन कभी कभार यहां भी कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज डेवलप कर सकता है और इस चार्ज की वजह से बड़ा मजा आएगा इनको। इस चार्ज की वजह से अगर यहां पे भी ऐसे कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से अब ये दोनों पार्टिकल्स हमेशा आपस में रिपेल करेंगे। इस चार्ज कैटायनिक चार्ज की वजह से अब ये कैटायनिक होगा, एनायनिक होगा, कैसे होगा वो भी हमें पढ़ना है। फिलहाल तो अगर यहाँ पे दोनों के पास ही अगर कैटायन है तो ये आपस में रिपेल करेंगे। कभी अपने जीवन में ये पास नहीं आ पाएंगे, कभी ये चिपक नहीं पाएंगे, नहीं चिपक पाएंगे तो बट ऑब्वियस बात है प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएंगे। तो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज पाया जाता है, उसी चार्ज की वजह से वो पार्टिकल पास नहीं आ पाते, चिपक नहीं पाते, इसलिए नीचे प्रेसिपिटेट या कोगुलेट नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रोल ऑफ चार्ज? चार्ज सिंपली मेंटेन्स द सॉल्यूशन फॉर्म। चार्ज की वजह से ही वो कोलाइडल पार्टिकल सॉल्यूशन फॉर्म में है, वरना कब के ये पास आके जुड़ चुके होते और नीचे बैठ चुके होते बच्चे। समझ रहे हो? अब यहां पे हम बात करते हैं लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस की। लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में आपको ऑलरेडी समझ में आता है कि यहाँ पे डीपी और डीएम का नेचर अलग अलग होता है। यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, ये ऑयल के पार्टिकल्स हैं और ये पानी के पार्टिकल्स हैं। अगर यहाँ पे ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो ऑयल के हैं और ये क्या है, पानी है, वाटर है, तो बट ऑब्वियस सी बात है पानी में ऑयल को मिलाना आसान काम नहीं होता है। अगर पानी में ऑयल को मिलाना है आसान काम नहीं होता है, तो उस आसान काम के लिए हम एक एजेंट का सहारा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, दलाल। इमल्सिफाइंग एजेंट की अगर हम बात करें तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा दूध के अंदर केसीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध के अंदर कैसीन जो भी समझ में आए, मेजबान अगर लड़खड़ा रही हो तो अपने मन से ध्यान से सुनो, केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कैल्शियम आयंस भी खूब सारे होते हैं और इनफैक्ट वो केसीन प्रोटीन जो है वो इस नेचर की वजह से कैल्शियम पैराकेसिनेट के फॉर्म में पाई जाती है। तो वो प्रोटीन का जो कार्बन पार्ट होता है वो ऑयली होता है, वो ऑयल के साथ चिपक जाता है। कार्बन पार्ट प्रोटीन का वो ऑयल के साथ चिपक जाता है, और उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है इस तरह से सरफेस पे आ जाता है। अब ये सरफेस पार्ट पोलर है, ये सरफेस पार्ट क्या है, पोलर है। ये सरफेस पार्ट क्या है बेटा, पोलर है। ये सरफेस पार्ट पोलर है, जिसकी वजह से अब वाटर की एक लेयर इसके ऊपर आ जाएगी और अगर यहीं पे कोई दूसरा पार्टिकल आया
और अगर यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल और आया, ऐसे ही कोलाइडल पार्टिकल आया और उसके ऊपर भी अगर नेगेटिव चार्ज है, तो अब उस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इनमें आपस में, इन दोनों पार्टिकल्स में रिपल्सन होगा नहीं होगा, और वो हमेशा डिस्पर्स रहेंगे पानी में, वो कभी नीचे बैठने नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ मेरे लेक्चर समझ में आए हो तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपका होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ चार्ज इनटू द कोलाइडल पार्टिकल्स, onto the colloidal particles। कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज का क्या रोल होता है, बोले यार। इट प्रोटेक्ट द कोलाइडल पार्टिकल, इट प्रोटेक्ट द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन। इट प्रोटेक्ट, चार्ज प्रोटेक्ट द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लॉकुलेशन। फ्लॉक्स, फ्लॉक्स का मतलब झुंड, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में झुंड बना के रख जाए तो आपस में क्या होंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, बड़े पार्टिकल कन्वर्ट होंगे और प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। तो व्हाट इज द रोल ऑफ चार्ज? सर इसी की वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स रिपेल करते हैं, और अगर रिपेल करेंगे तो हमेशा डिस्पर्स रहेंगे, कभी जुड़ नहीं पाएंगे, आपस में चिपक नहीं पाएंगे, और प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन नहीं होगा, सॉल्यूशन मजे का होगा। ओके, अंडरस्टैंड? तो यहां पे देखा कि चार्ज का क्या रोल होता है। तो यहां पे सबसे पहले आपको बात समझ में आई, द रोल ऑफ चार्ज। व्हाट इज द रोल ऑफ चार्ज इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशंस। दूसरी बात अब आपको समझनी है, इट चार्ज प्रोटेक्ट द कोलाइडल सॉल्यूशन। ये भी तो कर सकते हो। रोल क्या है, अगर एक शब्द में कहना हो तो क्या बोलोगे? हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। रोल क्या है चार्ज का? प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम कोगुलेशन। अब दूसरी बात जो हम पढ़नी है कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर ये चार्ज जो होते हैं वो कैसे चिपकते हैं। हाउ चार्ज इज डेवलप्ड ऑनटू द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज दो तरीके से डेवलप होते हैं। यहां देखिएगा, पहला हमने लिख रखा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर मेथड, इलेक्ट्रॉन कैप्चर मेथड, और दूसरा लिख रखा है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, या इसी को हम बोल सकते हैं मेथड। थ्योरी भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर मेथड लिखा है तो नीचे भी मेथड लिख देता हूं। तो किसी भी कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज सिर्फ दो मेथड से पाए जाते हैं, डेवलप होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन कैप्चर और दूसरा प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। चलो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब क्या होता है? अगर फिजिक्स वाले सर ने बार बार कंघी को बाल से रगड़ते हैं, उन्हें रगड़ा होगा। जब कंघी को बाल से रगड़ोगे तो क्या होता है? बाल खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। कंघी को बाल से रगड़ोगे तो बाल खड़े हो जाते हैं। क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हो। तो रेंडमली भी कोई चार्ज डेवलप कर सकता है किसी भी कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर। बस इसमें ज्यादा मैं कुछ डिटेल में नहीं बता रहा हूं, आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट में इसी बात का तो डिस्कशन किया जाता है, हाउ डू चार्ज इज डेवलप्ड। तो यहां पे क्या है, कोई भी कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से, या जब कभी भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो उसकी वजह से अगर कोई चार्ज डेवलप कर जाए तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर मेथड। इसे कोई मतलब नहीं है, you can ignore it also. The most accepted theory for the development of charge on colloidal particles are preferential adsorption method. फिलहाल के लिए प्रेफरेंशियल को मारो गोली, आप आ जाओ पहले एडजॉर्प्शन पे। एडजॉर्प्शन क्या है? पहले एडजॉर्प्शन का मतलब क्या समझ में आता है? चिपकना, सरफेस पे जाके चिपक जाना, दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। तो सिंपली यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये पैराक एसिड जो था, ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट थे, वो जाके सरफेस पे चिपक गए। ये पानी था, सरफेस पे जाके चिपक गया। यहां पे ये थे, ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट थे, वो ऑयल के सरफेस पे जाके चिपक गए। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो यहां पे प्रेफरेंशियल छोड़ दो, एडजॉर्प्शन तो समझ में आया कि चार्ज एडजॉर्ब हो जाते हैं जाके कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर। गॉट? अब यार प्रवीण, तुमने कभी दिखाया यहां पे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है। कैसे पता चलेगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर कब पॉजिटिव चार्ज आएगा और कब नेगेटिव चार्ज आएगा? हमको तो ऐसा लगता है कि इसको रटना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाता हूं।
उसका जवाब आपको इस सेंटेंस इस वर्ड से मिलेगा, दैट इज प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। तो अगर मैं प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, If I talk about the preferential adsorption, तो प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन का थोड़ा सा आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा, 5 मिनट का होगा ये, पूरा ध्यान से सुन लेगा ना, समझ में आ जाएगा। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेथड, सुन ले भाई, हमने यहां पे क्या किया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट लिया, क्या लिया, क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, और यहां पे NaCl लिया। ये डब्बा में दिखा के मैं बता रहा हूं, इसका मतलब समझ में आ रहा हो कि यहां पे ये ज्यादा मात्रा में, ये क्या है, ज्यादा है, ये ज्यादा है, इट इज मोर। तो यहां पे नमक का घोल लिया है, यहां पे पानी है, पानी में हमने नमक घोल लिया है, ठीक है, डब्बे में पानी लिया, पानी में अच्छी तरह से नमक घोल लिया। अब हमको रिएक्शन करवाना है और हम AgNO3 को ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पे पुट कर रहे हैं इस सॉल्यूशन में। जैसे ही AgNO3 को इस NaCl के सॉल्यूशन में पुट करेंगे, इमीडिएटली रिएक्शन होगा। आपको पता है ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट, इंस्टेंटेनियस, फटाक से रिएक्शन होगा और यहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा AgCl। क्या बनेगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड हैवी होता है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसके प्रेसिपिटेट बड़े बड़े पार्टिकल्स बनने, पहले तो प्रेसिपिटेट नहीं हो जाएगा ना, पहले तो बड़ा बड़ा पार्टिकल बनेगा ना, छोटे छोटे सिल्वर के क्लोराइड के पार्टिकल्स जुड़ के, छोटे छोटे सिल्वर के क्लोराइड पार्टिकल्स जुड़ के पहले तो वो बड़े में कन्वर्ट होंगे ना, और फिर ये बड़े पार्टिकल्स और बड़े होंगे, तब तो कोगुलेट या प्रेसिपिटेट होगा। तो जैसे ही AgNO3 को हमने NaCl में डाला, अब 2-4 बूंद डालेंगे तो बहुत थोड़े से फ्लक्स बनेंगे ना, और जैसे ही AgCl बना तो यूं समझ लो ऐसे लग रहा है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, और जहां पे एक्सीडेंट हो जाता है ना, पूरी पब्लिक आ जाती है देखने कौन मरा कौन मरा कौन मरा। तो अब जैसे AgCl यहां पे बना बेटा, अब पूरी पब्लिक यहां पे देखने आ गई कि कौन मरा कौन मरा कौन मरा। ज्यादा पब्लिक कौन सी है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ज्यादा पब्लिक कौन सी है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब इसके ऊपर चॉइस है, और कोई आपके पास रास्ता नहीं है, अब सोडियम और क्लोराइड दोनों आएगा देखने के लिए कि कौन मरा कौन मरा कौन मरा। इनमें बड़ा कौन है, क्लोराइड आयन। लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़े हो तो आपको समझ में आता है कि क्लोराइड आयन की साइज बड़ी है। अगर इसकी साइज बड़ी होगी तो इसका हाइड्रेशन कम होगा। हाइड्रेशन क्या होगा बेटा, कम होगा, मतलब इस क्लोराइड आयन को कम वाटर के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे। और अगर Na+ की साइज छोटी होगी, Na+ की साइज छोटी होगी, Na+ की साइज अगर छोटी होगी, तो साइज छोटी होने की वजह से सोडियम आयन को वाटर के ज्यादा लेयर सोडियम आयन के चारों तरफ पाया जाएगा। इसको हाइड्रेशन बोलते हैं, स्टडी। इसका मतलब मेरे भाई आपने कहीं ठीक से पढ़ रखा है, कैटायन की साइज जितनी छोटी होती है या किसी भी आयन की साइज जितनी छोटी होती है, उसके ऊपर वाटर की फिल्म उतनी ज्यादा बनती है, और वो उसी फिल्म के साथ इसको हम बोलते हैं क्या, एक्वस फॉर्म। यानी कभी भी पानी में सोडियम आयन नहीं पाया जाएगा, एक्वस सोडियम पाया जाएगा। और कभी भी पानी में क्लोराइड आयन नहीं पाया जाएगा, हमेशा एक्वस क्लोराइड आयन पाया जाएगा। इसको ऐसे लिखो, और चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो, एक्वस क्लोराइड आयन पाया जाएगा। तो वास्तविकता में जो हमको दिखता है वैसा है नहीं भाई। आपको लग रहा होगा सोडियम आयन की साइज छोटी है और क्लोराइड आयन की साइज बड़ी है, लेकिन पानी में है, वो अकेले नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। पानी में अगर होंगे तो वाटर की
की लेयर के साथ पाए जाएंगे और वाटर की लेयर के साथ क्यों पाए जाएंगे, दैट इज नॉट आवर डिस्कशन। जो रूल है उसके हिसाब से कैटायन जितना छोटा होगा उसके ऊपर पानी की उतनी ज्यादा लेयर पाई जाएगी, और पानी की जितनी ज्यादा लेयर पाई जाएगी उतनी उसकी साइज बड़ी होगी। तो यहां पे सोडियम और क्लोराइड में किसकी साइज बड़ी है, सोडियम आयन की, क्योंकि एक्वस सोडियम आयन की साइज बड़ी होती है कंपेरिजन टू द एक्वस क्लोराइड आयन। तो अब जो ये प्रेसिपिटेट बना, इस प्रेसिपिटेट में पूरी भीड़ जो है वो जमा हो जाएगी देखने के लिए कौन मरा कौन मरा कौन मरा, कौन पड़ा कौन पड़ा कौन पड़ा, कौन प्रेसिपिटेट गिरा कौन गिरा कौन गिरा। तो अब जनरली आपने देखा होगा जब भीड़ लगती है तो जो छोटे मोटे थिगने को थिगना नहीं बोलना चाहिए, हिटलर भी छोटे ही थे, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर कोई छोटा कद का आदमी होता है ना तो घुस के ऐसे बीच में से कहीं से भी आके आगे की तरफ खड़ा हो जाता है, देखता है हाँ क्या है। और जो हेल्दी हैवी बॉडी वेट टाइप के होते हैं वो पीछे ही खड़े रह जाते हैं। तो अमूमन अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस AgCl के ऊपर यहाँ पे क्लोराइड आयन आएगा, और क्लोराइड आयन आके यहाँ पे क्या होगा, चिपक जाएगा। क्लोराइड आयन आएगा और यहाँ पे क्या होगा, चिपक जाएगा। क्लोराइड आयन आएगा और क्या होगा, यहाँ पे चिपक जाएगा। तो एक क्लोराइड आयन की एक लेयर यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, नेगेटिव चार्ज की एक लेयर यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, नेगेटिव चार्ज की एक लेयर यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, नेगेटिव चार्ज की एक लेयर यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। सर ठीक ठीक कोई बात नहीं, क्लोराइड आयन को आपने कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कोलाइडल पार्टिकल है और उस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर किसकी लेयर बन गई है, नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन गई है। ये लेयर बन गई है, लेयर बन गई है, दिस वन इज द लेयर। तो सर ये सोडियम आयन क्या होगा, क्या होगा, सोडियम आयन का क्या है, सोडियम आयन घूमते रहेंगे, सोडियम आयन डिस्पर्स होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि अगल बगल पाया जाए, पूरी जगह पे घूमे। जैसे लड़कियां हैं घर पे बैठ के पढ़ती रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, गलत भी हो सकता हूं, और लड़के हैं घूमते रहते हैं, सही कहा। अब ये एक केस समझ में आ गया होगा आपको क्या हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो AgCl का प्रेसिपिटेट है वो AgCl के प्रेसिपिटेट पे हमेशा नेगेटिव चार्ज ही एब्जॉर्ब करेगा क्या, बोलो भाई। नहीं सर, रिएक्शन होने के दौरान उस वक्त जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनमें कंपैरिजन किया जाता है कि भाई कौन प्रीफर करेगा एब्जॉर्ब करना। यही सिचुएशन थोड़ी अगर उल्टी होती, अगर यहां पे हमने क्या NaCl को बाहर रखा और यहां पे पानी में AgNO3 घोल दिया होता और इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते, तब जो रिएक्शन होता वहां पे भी AgCl ही बनता। AgCl का प्रेसिपिटेट या AgCl के पास जुड़ने की प्रॉपर्टी अच्छी होती, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स AgCl के आपस में जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स में तैयारी कर रहे होते हैं कन्वर्ट होने में। उसी दौरान ये जैसे ही बना, जैसे ही गिरा, जैसे ही पड़ा, अब यहां पे कौन है, Ag+ और सोडियम है। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और ये गिरा, ये बना, वैसे ही अब तमाशा लगना शुरू हो गया कि कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा। Ag+ यहां पे चिपकेगा या नाइट्रेट चिपकेगा। तो यहां पे कंपैरेटिवली Ag+ की साइज क्या होती है, छोटी होती है, तो यहां पे इसके चारों तरफ Ag+ एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे मेरे, Ag+ की लेयर एडजॉर्ब हो जाएगी। ठीक, Ag+ की लेयर एडजॉर्ब हो गई, कोई बात नहीं। सर आगे क्या होगा, नाइट्रेट आयन की कहानी क्या होगी। तो ये जो AgCl बना है, ये जो AgCl बना है, अब यहां पे इससे कौन चिपका है, इससे कौन चिपका बताओ, इससे पॉजिटिव चार्ज चिपक गए हैं और नेगेटिव चार्ज यानी नाइट्रेट आयन क्या है, नाइट्रेट आयन किधर है, नाइट्रेट आयन अभी दरअसल पानी में घूम रहे हैं, पता नहीं है, मम्मी को बुलाना पड़ेगा कि किधर गया बच्चा। इट इज इमोबाइल, ये घूम फिर रहे हैं एंड इट इज मोबाइल। तो अब यहां पे प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन में प्रेफरेंशियल वर्ड को समझने का समय आ गया है। कहने का मतलब है जिस तरीके से हम समझ, और ये क्वेश्चन जेई का भी है ये पूछा जा चुका है कि अगर हम इसको इसमें घोलेंगे तब वो सॉल्यूशन का चार्ज क्या होगा, या इसको इसमें घोलेंगे तब कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर का चार्ज क्या होगा। होप यू अंडरस्टैंड कि जब हम कोई चीज बनती है तो वहां पे जो आयन मौजूद होते हैं उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से होता है, उनमें होता है, उनसे पूछना पड़ेगा भाई तू जाएगा कि तू जाएगा,
हिसाब से इसमें नहीं होगा, इसमें NaCl के हिसाब से होगा, इसमें NaCl के हिसाब से नहीं AgNO3 के हिसाब से कौन चिपकेगा। और उसमें एक रीजन नहीं होता, उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं और उनको ज्यादा डिटेल में नहीं जाके करना है, आपको बस ये समझना है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन का मतलब होता है वहां पे मौके पे जो मौजूद है और मौके पे मौजूद में भी वही आयन जो ज्यादा एक्टिव है, जो ज्यादा तेजी से भाग सकता है, जो जल्दी एडजॉर्ब कर सकता है, वो जाके एडजॉर्ब करेगा। ओके, मूव ऑन। तो वी हैव डन द सेकंड थिंग। पहला आपने देखा था व्हाट इज द रोल ऑफ चार्ज। रोल ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या रोल होता है सर? चार्ज ही कोलोइडल पार्टिकल्स को स्टेबलाइज किए हुए होते हैं, चार्ज की वजह से ही कोलोइडल पार्टिकल्स बड़े होने के बावजूद भी चिपक के नीचे बैठ नहीं पाते हैं, उनमें हमेशा रिपल्सन होता है। दूसरा, हाउ चार्ज डेवलप, हाउ चार्ज इज डेवलप्ड, चार्ज कैसे डेवलप होता है? By two methods, one is electron capture method and another is preferential adsorption method. Preferential adsorption method. What happens? We have learned. अब इन सब के बाद अगर एक चीज नहीं पढ़े तो हमारा टॉपिक जो है वो खत्म नहीं माना जाएगा और हम लोग यही लटके रहेंगे, और वो है हेल्महोल्ट्ज TZ, इलेक्ट्रिकल डबल, इसको मिटा दूं, लेयर, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। आप में से कोई भी बच्चा हो तो कॉमन सेंस से समझ में आ गया होगा कि सर ये नेगेटिव चार्ज यानी ये अलोंग विद दिस और ये नेगेटिवली चार्ज है और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज यहां पे स्टैटिक है, इमूवेबल है, नेगेटिव चार्ज रैंडमली मूव कर रहा है। तो क्या यहां पे आपको दो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लाइंस दिख रही हैं? और अगर इन दोनों को जोड़ दोगे वोल्टामीटर या गैल्वेनोमीटर से, तो क्या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा नहीं आएगा? कुछ पोटेंशियल पैदा होगा ही पैदा होगा। तो whatever potential, whatever electrical layer is found in the colloidal solution, that is called as electrical Helmholtz electrical double layer। कोलोइडल सॉल्यूशंस में जो दो इलेक्ट्रिकल लेयर पाई जाती हैं उन्हीं को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। उनमें ध्यान रखना होता है कि एक चार्ज की लेयर फिक्स होती है और एक जो होती है वो मोबाइल होती है, वो मूव करती रहती है। और इन दोनों इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में पोटेंशियल पाया जाता है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? जीटा पोटेंशियल बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल, या इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलेंगे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलेंगे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलेंगे, इसको जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो व्हाटएवर पोटेंशियल which is present between the electrical double layers of the colloidal solution, कैसे बोलूं? Whatever potential which is present between the electrical double layers of the colloidal solution are called as zeta potential या electrokinetic potential। What is Helmholtz electrical double layer या electrical double layer या electrokinetic layer? The layer of charge present around the colloidal particles are called as Helmholtz electrical double layer, and that electrical double layer consists of one fixed charge, fixed layer of charge, and another is mobile charge। Hope you understand? अब लास्ट बात है वो थोड़ा सा यहां पे मुझे बताओ कि जीटा पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू 0 होगी या कुछ पाई जाएगी? तो देखो ख्याल से, अगर जीटा पोटेंशियल 0 हो गया, अगर जीटा पोटेंशियल 0 हो गया मतलब पूरे चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए, और पूरे चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए इसका मतलब है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं पाया जा रहा, वो नीचे बैठा हुआ है। और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है
तो इसका मतलब बहुत सारे एनायनिक चार्ज जो हैं वो कहीं दूर चले गए हैं। यहाँ पे कैटायन के कंपैरिजन में एनायनिक चार्ज कम है। कैटायन के कंपैरिजन में एनायनिक चार्ज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैटायन दिखाई पड़ रहा है और 3 ही एनायन मैंने लिया है, बाकी 3 एनायन कहीं और घूम टहल रहे हैं, घर में नहीं मौजूद हैं। तो अब इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा नहीं होगा? जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा उसी की वजह से वो कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स रहेंगे। अगर पूरे के पूरे चार्ज इसी पे ऊपर सराउंड हो जाए होमोजेनियसली तो वापस फिर वो न्यूट्रल हो जाएंगे और नीचे बैठना शुरू कर जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड? तो आपने देखा कि कोलाइडल सॉल्यूशंस में कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होते हैं, उसी चार्ज की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज बड़े साइज के पार्टिकल्स कब के बैठ चुके होते हैं। और वो चार्ज दो वजह से डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेथड। जब हम चार्ज को डेवलप होते हुए देखते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर तो अपने आप हमको समझ में आता है कि हमेशा 2 लेयर जो है डेवलप होती है और उन्हीं लेयर्स को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में जो पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल जब 0 होता है मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं और वो अब प्रेसिपिटेट कर चुके होते हैं या कोगुलेट कर चुके होते हैं। अगर जीटा पोटेंशियल 0 नहीं है, अगर जीटा पोटेंशियल की वैल्यू कुछ है तो इसका मतलब है सॉल्यूशन अभी भी कोलाइडल पार्टिकल्स अभी भी डिस्पर्स हैं, सॉल्यूशन अभी भी सॉल्यूशन के फॉर्म में है, वो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है। दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच। दिस इज प्रवीण साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।